अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। फाइनली आज लास्ट पार्ट आ ही गया। आपको उम्मीद है ये नॉवेल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपने रिव्यू कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मुतवज़िन रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। ड्राइविंग सीट पर दरान बैठा था और वो आंखें मूंदे हुए उसके साथ वाली निशस्त से टेक लगाए हुई थी। गहरे नीले रंग के कमीज शलवार में मलबूस, सर पर नफासत से दुपट्टा जमाए, हल्के से मेकअप से आराइस्ता के नुकोश और लबों पे मीठी सी मुस्कान। वो सड़क के पार नीले बादल की तरह कुदरत का हसीन शाहकार लग रही थी। वो कुछ घंटे पहले ही जोवुत और मरियम से मिलने के बाद घर से निकले थे। दरान ने सरासर झूठ कहा था कि वो उसे ज़िंदगी की तमाम खुशियां देने में कामयाब नहीं हुआ है। वो तो उसे ज़िंदगी की हर खुशी दे रहे थे। दरान ने पता नहीं क्या जादू चलाया था कि जोवुत कल तक उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। ये 2 दिन एक पाँव पर उसके और दरान की खिदमत में लगा रहा था। वो 2 दिन दरान के साथ अपने घर में रहकर आई थी। मरियम, मैरी, सुनैना और जोवुत, उसे सब कुछ मिल गया था। जोवुत सुनैना के शौहर की वजह से ही एक अच्छी जगह पर मुलाजमत करने लगा था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। जान के जाने के बाद वो काफ़ी जिम्मेदार हो गया था। वो यूं ही आंखें मूंदे पुरसुकून मुस्कुरा रही थी जब दरान ने ड्राइविंग करते हुए उसकी तरफ देखा था। टी शर्ट और जीन्स पहने और सर पर कैप जमाए वो बहुत हद तक लोगों से अपने होलिया छुपाने में कामयाब हुआ था। जेरिया को यूं मुस्कुराता देखकर उसने बेसाख्ता ही उसके गोद में धरे हाथ अपने हाथ में रख दिया। हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अचानक हाथ पर दरान के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई तो उसने चौंक कर आंखें खोली थीं और ख्यालों से बाहर आई। वो एक हाथ से स्टीयरिंग थामे और दूसरे हाथ से उसका हाथ को थामे अपने लबों से लगा चुका था। दरान के इस अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट का साथ गालों की बढ़ती लाली ने दिया तो वो दिलकशी के समाने लगी। अब कहाँ जा रहे हैं हम? खिड़की से पार देखते हुए सवाल करती वो निशस्त से टेक हटाती हुई सीधी हुई। उसे अब महसूस हुआ था कि गाड़ी शहर की हुदूद से बाहर निकल चुकी है और अब जिस सड़क पर वो रवा दवा है वो गालिबन मोटरवे ही थी। लाहौर? दरान ने मुख्तसर जवाब दिया। उसके हाथ पर गिरफ्त फिर से मजबूत की और लबों से जोड़ा था। लाहौर? लेकिन क्यों? मतलब कोई काम है क्या वहाँ? हैरत से गर्दन मोड़े दरान की तरफ देखा था। वो उसके हाथ को अभी भी थामे हुए था। किसी से मिलना है तुम्हें? मिलाना है तुम्हें? किससे? किसी से मिलाना है और ये दिखाना है कि देखें मैं भी अब ज़िंदगी जीने लगा हूँ और ये मेरी ज़िंदगी जीने की वजह है। दरान ने सरशार लहजे में कहा था। अब फिर से उसके हाथ को लबों से लगा लिया था। वो हंस दी और हैरत से रुख मजीद दरान की तरफ मोड़ लिया। अच्छा, ऐसा कौन है वहाँ? मेरे उस्ताद, मेरे मोहसिन तजवीदान से तजवीद उन्हीं से सीखी है मैंने। सच? फिर तो मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। अब की बार वो हैरत छोड़कर खुश हुई थी। दरान उसकी खुशी देखकर हंस दिया था। एक और बात सुनकर बहुत खुशी होगी तुम्हें, मुस्कुराते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखकर कहा और निगाहें फिर से सामने जमा दी थीं। जुएरिया अब तजस्सुस से उसकी तरफ देख रही थी। उनकी इस्लामी किताब की शॉप है। घर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी किताबों का मजमा है। ओह ग्रेट! वो वाकई बहुत खुश हुई थी। दरान उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया था। चंद लम्हे खामोशी के बाद फिर से उसकी आवाज़ उभरी। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे किस वक्त संभाला था? जब मैं ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। दरान के लहजे में ये एकदम से संजीदगी उदाई थी और वो तो जैसे उसके हंसने से जी उठती थी और उसके उदास होने पर मुरझा जाती थी। दरान के चेहरे के कर्व को देखते हुए उसके लबों पर से मुस्कान गायब हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुल रहा था। तब मैंने सबरीना की शक्ल में आखिरी रिश्ते को भी खो दिया था। इतनी तकलीफ़ में था कि अगर वो मुझे ना संभालते तो ज़रूर अभी तक भटक रहा होता। दरान गहरी सांस लेते हुए चुप हुआ। उसके हाथ को छोड़कर स्टीयरिंग को दोनों हाथों से थामा था। अगर तुमने मुझे ना समझाया होता और यावर चाचू का ख्याल ना होता तो मैं बुरहान को पुलिस के हवाले करता। वो एकदम उसके लहजे की बढ़ती सख्ती देखकर परेशान हो गई थी। फीकी सी मुस्कान लबों पर सजाए गोया हुई। दरान, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आपने बचपन से लेकर अब तक नफ़रतें देखी और हमेशा खुद को नफ़रत में जलाया, कभी उनकी नफ़रतों को तो कभी उनसे नफ़रत में। मैं चाहती हूँ कि अब आप ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों। वो दरान की तरफ देखते हुए नरमी से बोल रही थी जबकि उसके भीचे जबड़े और चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो बुरहान को दिल से माफ़ नहीं कर सका था। हम जब इख्तियार और ताकत रखने के बावजूद किसी को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह खुश होता है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपने उससे बदला नहीं लिया? आप ये क्यों नहीं सोचते कि बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद आपने सब अल्लाह पर छोड़कर अल्लाह को खुश किया है? बेशक जज़ा और सज़ा सब अल्लाह देने वाला है।
वो इतने मीठे लहजे में उसे समझा रही थी कि दरान के चेहरे की सख्ती उसकी मिठास भरी बातों से ज़ाइल हो रही थी। वो उसका सुकून थी और वो सही कह रही थी। उसे अब उसके संग ज़िंदगी जीनी थी। वो ज़िंदगी जीने के लिए नफ़रतों को ख़त्म करना पड़ता है और चंद अनचाहे रिश्तों को भी माफ़ करना पड़ता है। दरान ने फिर से उसकी हाथ को थामा था, लबों से लगाया और मुस्कुरा दिया। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं अच्छी नहीं हूँ, सिर्फ आपको अच्छी लगती हूँ। जुएरिया उसके सवाल पे बेसाख्ता मुस्कुराती थी, फिर नज़रों को सामने जमाते हुए जज्बस दौरो गोया हुई थी। कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल अच्छा बुरा नहीं होता। वो किसी की ज़िंदगी में हीरो का किरदार अदा कर रहा होता है तो किसी की ज़िंदगी में उसी वक्त विलन होता है। कभी कभार हम चाह कर भी किसी के साथ अच्छे नहीं हो पाते और कभी किसी के लिए हमसे ज़्यादा पुरखुलूस और अच्छा कोई नहीं होता। मुझे यकीन है तुम भी किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। दरान ने फ़ौरन उसकी बात काटते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। वो मुबहम सा मुस्काई। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपके लिए लाख अच्छी सही, लेकिन अपने माँ बाप और भाई के लिए एक ऐसी बागी लड़की हूँ जिसने उनसे छुपकर मजहब बदल लिया, उनकी बातों के खिलाफ गई। मेरी वजह से उनके ख़ानदान वालों की और दुनिया की बातें सुनना पड़ी थी। मेरे बाप का सर झुक गया। वो मेरी परेशानी लेकर इस दुनिया से गए। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसके चेहरे पर गहरा साया लहराया था। दरान उसकी बात में खलल देने बिना उसे सुन रहा था। ये हकीकत है, हम इंसान अपनी हर कोशिश के बावजूद दुनिया में मौजूद सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। बस कुछ गिने चुने लोग और रिश्ते होंगे जो हमारे साथ मुखलिस होंगे, हमसे पूरी तरह खुश होंगे, हमें अच्छा समझते होंगे। फिर तुमने मुझे रूबी और बुरहान के लिए अच्छा बनने पर मजबूर क्यों किया? मैंने उनके साथ जो भी किया उसके लिए मैं दिल से तैयार नहीं था। दरान ने खफी भरे लहजे में शिकवा किया तो वो एक सेकंड के लिए खामोशी से उसे देखे गई। मैंने आपको अच्छा बनने पर मजबूर नहीं किया, बस बुरा ना बनने को कहा था, क्योंकि अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है। क्योंकि आप दुनिया वालों के लिए लाख अच्छे बन जाएं, वो कभी आपको अच्छा नहीं कहेंगे और ना उस अच्छाई का अजर देंगे। इसीलिए कोशिश सिर्फ बुरा ना बनने की करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें उनके रवैयों की तकलीफ़ कम होगी। हाँ, तुम्हारी बातें सच में लाजवाब कर देती हैं। दारान ने उसकी बात पर असबात में सर को जन्मिश देते हुए सराहा था। वो मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा करती मुकम्मल तौर पर दरान की जानिब रुख मोड़ गई और दिलचस्पी से गोया हुई। अच्छा, मुझे अपने उस्ताद के बारे में बताएं ना और कुछ। दारान ने उसके दिलचस्पी पर मोहब्बत से उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ को छोड़कर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए संजीदगी से गोया हुआ था। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है वहाँ से जब मेरी मुस्तकबिल में बनने वाली बीवी ने मुझे कूदने से बचाया था। वो दरान का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही खिलखिलाकर हंस दी। उसका खनकता कहकहा कार में जलतरंग की तरह गूंज उठा। दरान ने हैरत और मोहब्बत से उसे देखा था। क्या बात है, तुम यूं भी हंसती हो? दरान ने उसकी हंसी का साथ देते हुए सवाल किया तो वो हंसी को ब्रेक लगाती हुई सर जोर जोर से असबात में हिलाने लगी। फिर खुशी से नम होती आंखों को कोनों को उंगली के पोरों में जज्ब किया। क्या बताती उसको कि ज़िंदगी के बहुत से सालों की तल्ख मसाफत ने उसे उसकी हंसी को दफन कर दिया था। ये तो अब उसका साथ था जिसने उसे हंसी को वापस लौटाया। दरान अब उसे अहमद बेग साहब के बारे में बता रहा था और वो दिलचस्पी से सब सुन रही थी। गाड़ी मतवज़न रफ्तार में सरसब्ज लहलाते खेतों के बीच बीचों बीच सड़क पर दौड़ रही थी। भारी सर और बोझल आंखों वो बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश में थी। ये हॉस्पिटल का बेड था जिस पर वो नीम दराज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों के बाद आंखें खोल रही हो। आंखें गद्द से चिपकी हुई महसूस हो रही थी। बामुश्किल जैसे ही उसने आंखें खोली, खाली जहन के साथ ही छत को घूरने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जहन के पर्दों पर फिल्म की तरह चलने लगा। वो कब और कैसे इस अस्पताल में पहुंची थी? आखिरी मंजर खुद जहन में आया। उसमें वो घर में थी जब मार्टन उससे मिलने आया था। एक साला दारान भूख से रो रहा था और वो बेड से उठने की ताकत में नहीं थी। ये कंजा पारकर की ज़िंदगी का बदतरीन दौर था जो नवीन के गुजर जाने के बाद से शुरू हुआ। असफन नवीन की लाश के साथ ही पाकिस्तान चला गया था। वहाँ नवीन की मौत के खौफ से दस्तगीर बेगम ने दोबारा असफन को वापस अमेरिका नहीं आने दिया। पहले 1-2 माह असफन का ख़त उसे मिला, फिर दारान की पैदाइश के बाद उसकी जॉब भी ख़त्म हो गई और असफन का ख़त भी नहीं आया था। एक साथ कितनी ही परेशानियाँ उसे शराब नोशी की तरफ ले आई थी। वो रात दिन नवीन की यादों को भुलाने के लिए शराब पीने लगी थी और वहीं से उसकी बर्बादी का दौर शुरू हुआ। उसे किसी ने नशे की लत लगा दी थी। 1 साल के अंदर वो नशे की इतनी आदी हो गई कि 1 साल के दरान से बिल्कुल बेखबर होने लगी। हुकूमत दरान के खर्च उठाए हुए थी, लेकिन वो इनमें से भी चोरी छुपे अपना नशा पूरा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दरान की मोहब्बत पर नशे की धुन छाने लगी। ऐसा नहीं था कि वो दरान से मोहब्बत नहीं करती थी।
दरान से वो बेहद मोहब्बत करती थी। दरान का नाम भी असवद ने ही उसे ख़त में लिख कर भेजा था, मगर फिर उसने नशे की आदत व खौफ सूरत अख्तियार करने लगी थी। वो नशे में डूबकर दरान को भूलने लगी और ऐसे ही एक शाम मार्टिन उसे तलाश करते हुए उसके घर पहुंचा और उसकी ये हालत उससे देखी नहीं गई। वो उसे फ़ौरन अस्पताल ले आया। किंजा ने आंखें खोली और आखिरी मंजर जहन में घूम गया जब मार्टिन उससे घर में दाखिल हुआ था और वो नशे में धुत होकर बेहोश हो गई थी। और अब जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। होश में आते ही पहला ख्याल दारान का आया। दारान, दारान। सब याद आ जाने पर वो एक झटके से उठ बैठी और इर्द गिर्द देखते हुए दारान को पुकारा था। कुर्सी पर बैठा मार्टिन अखबार को फोल्ड करता हुआ अपनी जगह से उठा। मार्टिन, दारान कहाँ है? मार्टिन को सामने देखते ही परेशानी से सवाल किया था। तुम उठ गई, कैसी तबीयत है अब? दारान के सवाल को नज़रअंदाज करता वो मोहब्बत से पूछ रहा था। मार्टिन, मेरा बेटा कहाँ है? रात जब तुम मेरे घर आए थे वो घर में था मेरे साथ। वो बेतहाशा बौखलाई हुई थी। तुम इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं, और लेट जाओ अभी। मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ, कहाँ है वो? मार्टिन की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो चीख कर सवाल कर रही थी तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। केंजा अब होंकों की तरह उसका चेहरा देख रही थी। कुछ पल की दिलखराश खामोशी के बाद मार्टिन की आवाज़ गूंजी। वो उस दिन तुमने ज़्यादा नशा ले लिया था। वो भूख और बुखार से बिलख रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। मैं तुम दोनों को अस्पताल भी ले आया लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। मतलब? किंजा की आंखें तो फटने की हद तक बाहर आ चुकी थी। मतलब ये कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं नहीं। वो पागलों की तरह बेयकीनी से सर को नफ़ी में हिलाती चीख रही थी। मार्टिन घबरा कर उसके करीब हुआ। किंजा, किंजा पुरसुकून हो, वो उसे तसल्ली दे रहा था। लेकिन जब किसी की दुनिया उसकी अपनी गफलत से उजड़ जाए उसका हाल किंजा पार्कर जैसा ही होता है। वो पागलों की तरह चीख रही थी, डॉक्टर, डॉक्टर। मार्टिन को जब उसकी हालत तशवीशनाक लगने लगी तो वो तेज़ी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा था। लाहौर की गहमा गहमी से बिल्कुल बरअक्स होटल का ये पुरसुकून कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सफ़ेद और भूरे रंग के इम्तिजाज के सूट वाले सजावट वाले इस कमरे में भूरी लकड़ी का पुरानी तर्ज का फर्नीचर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वो सफ़ेद चादर वाले जहाज साइज बेड पर किताबों के ढेर के बिल्कुल सामने बैठी थी। गहरे पीले कुर्ते के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा जेबतन किए, सफ़ेद दुपट्टे को आड़ा तिरछा एक तरफ तकिए पर धर कर किताबों के ढेर में से बारी बारी एक एक किताब उठाती, उसके वर्ग को उलट पुलट करती और फिर दूसरी किताब उठा लेती। वो पिछले 1 घंटे से इसी अमल में मसरूफ़ थी और दारान कुछ दूर हल्के भूरे सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर मसरूफ़ था। अहमद बेग साहब से मुलाकात के बाद वापसी पर वो लाहौर के होटल में ही रुके थे। उन्होंने जुवेरिया को घर से रुखसत होते हुए बहुत सी किताबें तोहफे के तौर पर दी थी और अब वो उन्हीं किताबों को देख रही थी। दारान कुछ देर पहले ही लैपटॉप से उठकर रेस्ट रूम में गया था और अब बाहर निकलकर नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस टॉवल से हाथ पोंछता हुआ उसे घूर कर देख रहा था, गौर से देख रहा था। इर्द गिर्द की हर चीज़, हर बात से बेखबर गोद में धरी किताबें पढ़ने में महू थी। ढीले से पीले कुर्ते में वो कमरे की रोशनी को और कपड़ों के रंग के संग दिल को लुभाने की हद तक हसीन लग रही थी। ढीली पोनी में बालों की बहुत सी लटें गर्दन पर झूल रही थीं। आंखें घनी सिया लंबी पलकों के तले अहमक से वर्क गर्दानी में मगन थीं। टॉवल को एक तरफ रखता हुआ वो उसे यूं ही नज़रों में भरकर आगे बढ़ा और करीब आकर उसके मतवज्जा होने से पहले ही उसकी गोद में धरी किताबों को उठाया, बाकी किताबों को एक तरफ किया और सराज से अपना सर किताब की जगह उसकी गोद में रख कर लेट गया था। दारान ने ये सब कुछ इतनी तेज़ी से किया कि वो हड़बड़ा गई। दारान, हल्की सी एक चीखनुमा आवाज़ निकली जबकि वो मज़े से सीधा लेटा अपने सीने पर हाथ बांधे हुए पाँव को कैची शक्ल फंसाए उसकी तरफ गहरी मोहब्बत पाश निगाहों से ही देख रहा था। क्या ये सारी किताबें आज रात ही पढ़ लोगी? पढ़ तो नहीं रही थी, बस सरसरी देख रही थी। बहुत अच्छी किताबें हैं और आप खुद भी तो लैपटॉप पर मसरूफ़ थे। दारान की बेखुद होती हुई आवाज़ पर उसने झेप कर फ़ौरन ही मसनूई खफगी से शिकवा किया था। तो अब नहीं हूँ मसरूफ़, इसीलिए तुम भी अपनी मसरूफ़ियत ख़त्म कर दो। ठीक है, कर दी। सर दबाऊँ आपका? फ़ौरन हुक्म मान कर दारान के माथे पर से हाथ रखते हुए मोहब्बत से पूछा था। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। नेकी और पूछ पूछ दबाओ। दारान के कहने पर जैसे ही उसने ऐसी से हाथ का दबाव उसकी पेशानी पर डाला था, दारान ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली थीं। उसकी गुदास हथेलियाँ पेशानी को छूकर अजीब तरह से तकवीत बख्श रही थी। इतना सुकून बख्श एहसास था कि उसे बेख्तियार ही गुनूद की छाने लगी थी। सुनो, ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी। दारान ने आंखें मूंदे ही खदशा जाहिर किया था। वो मोहब्बत से उसके वजीहा चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दी। तो सो जाएं? ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। तो तुम कैसे सोगी? मैं जागती रहूँगी। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आएगी? ऐसे तो कभी नहीं आएगी। तंग हो रही हो?
नहीं तो। वो मोहब्बत से होले होले दबाते हुए उसकी गुनूदगी में जाते सवालों के जवाब दे रही थी जब अचानक ही दरान ने एक आंख खोलकर उसके आईब्रो ऊपर चढ़ाई थी। देखने का अंदाज शाकी था। सुनो, ये मुझे धोखा देकर अपनी जान तो नहीं बचाई जा रही? दरान का अंदाज ऐसा था कि वो खिलखिलाकर हंस दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जाएं। क्यों चुपचाप सो जाऊं? सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहे हैं? उसने मसनूई घूरते हुए कहा तो दरानी एकदम से उठकर बैठ गया था। वो अब भी हंसी को दबाती गुलाल हो रही थी। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मुझे अब पता चल जाता है जो कुछ भी तुम सोचती हो? दरान ने लब भींचकर शरारत से कहा तो वो बेसाख्ता ही हंसकर नफी में सर हिलाने लगी थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। आप कल भी ड्राइव करते हुए और फिर अंकल के घर भी सही से सो नहीं पाए तो अब आराम करें। बहुत फिक्र है मेरी आराम की। मायने खेजी गहरी निगाहों से देखते हुए वो करीब हुआ तो उसने गुलाल हुए गालों पर लरसती पलकें झुका दी थी। बेवरली हिल्स की ये दोपहर बहुत ही रोशन थी। सूरज बाकी दिनों के बरखिलाफ आज ज़्यादा चमक रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स के वसी अरीज गेट से आगे लंबी राहदारी पर मामूल के चहल पहल थी। तालिबे इल्म कंधों पर बैग लटकाए हुए एक दूसरे से बातों में मगन आ जा रहे थे। सिया सूट और सुर्ख टाई में मलबूस अनिल कब से गेट से कुछ आगे लगे बेंच पर बेचैनी से मुंतज़िर निगाहें सामने जमाए बैठा था। जैसिका की आखिरी क्लास ख़त्म होने का वक्त तो था ही, फिर वो क्यों नहीं आ रही थी? उसने सुर्ख टाई की नोट को धीरे से दाएं बाएं घुमाते हुए सोचा था। आज पूरे 2 माह बाद वो दिल के हाथों हार गया था। उसे अपनी बेचैनी और बेकली से समझ आ चुकी थी। जैसिका के दिल में पनपते जज्बात एक तरफा नहीं थे। उसका दिल भी उसके लिए वैसे ही जज्बात रखता था और अब जब उसने उसके दिल से तस्लीम कर लिया था तो सब जैसे हल्का फुल्का सा हो गया था। वो यूं ही बेचैन सा बैठा था जब 2 लड़कियों के साथ हंसकर बात करती हुई जैसिका पर निगाह पड़ी। गुलाबी रंग के फर कोट और जीन्स के नीचे सफ़ेद जोगर्स में वो हमेशा की तरह दमक रही थी। उस पर निगाहें पड़ते ही वो तेज़ी से बेंच पर से उठा और उसकी जानिब चल दिया था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो जैसे ही दोनों लड़कियों को अलविदा कहती हुई पलटी, सीधी निगाहें अनिल पर गई थी और फिर कदम ज़मीन पर जम गए थे। पल भर को उसके कदम रुके और फिर अगले ही लम्हे चेहरा सख्त हुआ था। उसने कदम मज़ीद तेज़ कर दिए थे जबकि अनिल अब फूली सांसों समेत ही उसके पास पहुँच गया चुका था। हेलो, पूरी बत्ती से निकाल कर उसको हेलो कहता वो जैसे पिछले हर ज्यादती भुलाए हुए था। वो जैसिका के साथ पूरी रफ्तार से कदम कदम मिला रहा था जो हेलो का जवाब दिए बिना ही तेज तेज चल रही थी। कैसी हो? हेलो का जवाब ना पाकर अगला सवाल किया था। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब था जो बेइंतहा बेरुखी से दिया गया था, लेकिन अनिल उसके बोलने पर ही खुल उठा था। वापस जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि अब मेरे पास मेरी अपनी कार है। अनिल की तरफ बिना देखे दांत पीसते हुए फौरन जवाब दिया था। ओह हाँ, वाकई ये तो मैं भूल ही गया था। चलें फिर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे दें। मेरे ख्याल से आपके पास भी कार है। जैसिका ने हुनूस उसी गुस्से में जवाब देते हुए तो वो हंस दिया। हाँ सो तो है, लेकिन मसला दरअसल ये है कि वो ख़राब है। कंधे चुकाते हुए फौरन झूठ गड़ा था तो वो एकदम रुकी और माथे पर नागवारी के बल सजाते हुए अनिल की तरफ देखा था। झूठ? आप कैसे ये कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, इसीलिए तो आपसे लिफ्ट मांग रहा हूँ। लिफ्ट जानने वालों से ही मांगनी चाहिए, सेफ रहता है इंसान। बत्ती से निकाल कर कहा तो वो चिढ़कर दांत पीसती आगे बढ़ गई थी। मैं आपको लिफ्ट नहीं दूंगी। क्यों? अभी तो आपने कहा है कि आप जानती हैं मुझे, जानने के बावजूद इतनी बेमुरवती। अनिल फिर से उसके साथ कदम मिलाए अपने पुराने टोन में था। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी लेकिन खुशगवार गलती। गलतियाँ खुशगवार नहीं होती। गलत, बिल्कुल गलत। कुछ गलतियाँ बहुत ही खुशगवार होती हैं क्योंकि उनके नतीजे में आपकी जो सबक मिलता है या उनकी वजह से ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है वो बहुत ही हसीन होती है। गहरी मुस्कुराहट और शरीर लहजे के साथ कहता वो उसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी के पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। मेरी इस गलती से मुझे सबक तो मिला, लेकिन इसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी में कोई हसीन तब्दीली नहीं आई, तो साबित हुआ ये खुशगवार गलती नहीं है। वो गुस्से में कहती हुई मजीद आगे हुई और कार का लॉक खोला था। इससे पहले कि वो बैठती, अनिल इससे पहले ही फ्रंट सीट से होता ड्राइवर सीट के साथ वाली नशस्त पर विराजमान हो गया था। वो मुंह खोले खड़े उसे देख रही थी जबकि वो अब सीट पर बैठा कोट के शिकन दुरुस्त कर रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था, अपने पुराने तर्ज में सूटेड बूटेड वो बहुत ही खूबरू लग रहा था। अजीब धौस है, मैंने कहा ना आपको लिफ्ट नहीं दे रही मैं, उतरें जल्दी। वो अब खुले दरवाजे में से झांकते हुए गुस्से से कह रही थी। जी जानता हूँ आप लिफ्ट नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ, खुशगवारियत से मगर ढीठपन से जवाब दिया, जबकि जैसिका का सुर्ख होता चेहरा साफ जाहिर कर रहा था कि वो बेइंतहा गुस्से में है। अच्छा चलें, बाहर पार्किंग तक ही छोड़ दें।
अनिल की गुजारिश पर वो गहरी सांस लेती हुई बेजारियत से सीट पर विराजमान हुई थी और चाबी को घुमाया था। जेसिका, मुझे माफ़ कर दो। अनिल की आवाज़ पर कार स्टार्ट करते हुए उसके हाथ पल भर को रुके थे। सख्ती से जबड़े पीछे अनिल की तरफ देखा था। किस बात के लिए? तुम्हारा दिल दुखा मेरी वजह से, इसीलिए मैं माफ़ कर चुकी हूँ आपको। जेसिका की बात पर वो कुछ देर सर झुकाए हुए बैठा रहा और फिर उसकी मध्यम आवाज़ गूंजी थी। असल में मुझे जब पहली मोहब्बत हुई थी, मेरी उम्र 22 साल की थी, तब मुझे आपकी पहली मोहब्बत के किस्से नहीं सुनने पड़ेंगे। अनिल ने संजीदगी और रौब से कहा तो वो मज़ीद तब गई थी। सफ़ेद चेहरा सुर्ख हुआ था। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं क्यों सुनूं? क्योंकि मेरी दूसरी और आखिरी मोहब्बत तुम हो। झूठ। वो साकिन हुई थे वजूद और आंखों के साथ फ़ौरन ही उसे जुटला गई थी। मैं यहाँ दरान का पीए बनकर नहीं आया, इसीलिए कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब की बार अनिल की बात हर वो बिल्कुल चुप रही थी। बस यकीनन आंखें उस पर टिकी हुई थी। तुम्हें नहीं पता मैं पिछले 2 माह से कितना परेशान रहा और बिला आखिर समझ में आ ही गया कि मैं तुमसे भी बेहद मोहब्बत करने लगा हूँ। अनिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा था। वो उसी तरह बेतासुर चेहरा लिए हुए बैठी हुई थी। बहुत कोशिश की इस बात को झुटलाने की, लेकिन ये सच है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसी वो इजहार कर चुका था, जिसके बाद सामने खामोशी छा गई थी। अचानक वो यूं सीधी हुई कि अनिल डर गया था। स्टीयरिंग पर मौजूद उसके दोनों हाथों की गिरफ्त बढ़ गई थी। क्या भाई को पता है ये सब? अचानक जेसिका के सख्त लहजे में कहे अल्फाज गूंजे तो वो उदास से लहजे में बरखस्ता जवाब दे गया था। नहीं तो फिर रिश्ता तो उनसे ही मांगोगे ना? वो मुस्कुराई और फिर हंस दी थी। झरने जैसी खनकती हंसी के जल तरंग अनिल के चेहरे को रौनक बख्श गए थे। वो हंस रही थी और मोहब्बत और शरारत से देख रही थी। हेलो बासिल। स्पीकर से आती आवाज़ पर दरानी एकदम से चौंका। जी, कैलिफोर्निया किंग हॉस्पिटल पहुंचो फौरन। हाय, क्या हुआ? दरान ने नींद से बोझल होती आवाज़ में फिर से पूछा था। निगाहें घूमकर दीवार पर लगी घड़ी पर गई थी। सुबह के 4 बज रहे थे। आप अस्पताल पहुंचे, वहां आकर सब पता चल जाएगा। इस अजीबोगरीब इत्तला के बाद फ़ोन खटक से बंद हुआ था। दरान ने हैरत से पहली दफ़ा फ़ोन अब फिर अपनी दाईं तरफ लेटी ज्वेरिया को देखा था। वो बेखबर सो रही थी। उन्हें अमेरिका वापस आए हुए 3 दिन हो चुके थे और इस वक्त वो दरांग विला में अपने कमरे के बेड पर मौजूद था। दरान ने मोबाइल को वापस बेड के एतराफ़ में लगे मेज़ पर रखा और आहिस्ते से कंफर्टर को खुद पर से हटाया। बेड पर से उठा। दरान जैसे ही बेड से नीचे उतरा, ज्वेरिया ने कसमरंदी से आंखें खोली थी। वो कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर लेटी थी। अभी नींद पूरी तरह से आई नहीं थी कि दरान के इस तरह उठने पर आंखें फ़ौरन खुल गई थी। आंख खुलते ही उसे ये एहसास भी हुआ कि कुछ देर पहले वो किसी के साथ फ़ोन पर बात भी कर रहा था। दरान, क्या हुआ? वो बेड से उतर कर पलटा ही था जब ज्वेरिया की नींद से बोझल आवाज़ अकब से उभरी थी। कदम एक पल के लिए थमे। ज़रूरी काम है, मुख्तसर जवाब दिया था। वो दरान के जवाब पर हैरत से भवें सुकड़ गई। इतनी सुबह? दरान अब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो कसमरंदी से बेड के क्राउन से टेक लगाती हुई उठ बैठी थी। दरान के वापस आने तक वो यूं ही परेशान हाल और मुतजस्सिस बैठी थी। वो सिया गर्म कोट और जोगर्स में मलबूस वापस आया था। उसकी तैयारी उसे साफ जाहिर था कि वो कहीं दूर जा रहा है और चेहरे पर तारी संजीदगी ज्वेरिया को और परेशान कर रही थी। मिशन के ख़त्म होने पर वो पूरी तरह मुतमईन था, लेकिन अचानक यूं उसे बुलवा लेने का मकसद उसे परेशान कर रहा था। दरान के बेड के करीब आने पर वो फिर से मुतजस्सिस लहजे में गोया हुई। दरान, आपने बताया नहीं, इतनी सुबह क्या ज़रूरी काम हो सकता है? उसके सवाल पर दरान ने एक आईब्रो चढ़ाए सामने देखा था। वो मुतजस्सिस उसकी तरफ जवाब के लिए मुंतज़िर निगाहें जमाए बैठी थी। ज़रूरी और अर्जेंट काम वक्त देखकर तो नहीं आते। दरान ने बेड के साइड टेबल पर से मोबाइल को उठाकर जेब में रखते हुए बहुत मसरूफ़ और संजीदा लहजे में जवाब दिया था। इससे पहले कि ज्वेरिया कुछ कहती, वो फिर से बोल उठा। तुम्हें अपने बारे में सब बता देने का मकसद यही था कि तुम मुझे टिपिकल बीवियों की तरह तंग नहीं करोगी। मतलब बता तो दे बंदा। दरान के जवाब और सपाट लहजे पर वो एकदम से चुप हुई, जबकि वो अजरत में कमरे से बाहर जा चुका था। रूई के गाले की तरह नर्म नाजुक जल्द वाला एक साला दरान सोफे पर कमर में लिपटा लेटा हुआ था। उसके बिल्कुल पास बैठा नफ्स उसके मुंह से दूध की बोतल लगाए हुए था। वो असफंद का वाहिद करीबी दोस्त था और ये कमरा उसके ही क्वार्टर का था, जहां इस वक्त वो एक साला दरान और असफंद मौजूद थे। कुछ फासले पर खड़ा असफंद फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए हुए परेशान हाल खड़ा हुआ था, जहां पिछले 2 दिन से दरान को रखे हुए थे। मार्टन ने दरान को पाकिस्तान भेजा था। वो दरान के यूं अचानक पाकिस्तान आने पर किंजा के लिए परेशान हो गया था। वो जानता था किंजा किसी भी सूरत दरान को यूं हमेशा के लिए और ताल्लुक़ ख़त्म करके उसके पास नहीं भेज सकती थी।
अमेरिका से वापस आने के बाद दस्तगीर बेगम ने उसे फिर अमेरिका वापस जाने नहीं दिया था। वो नवीन की मौत से घबरा गई थी। उन्होंने 1 साल बाद ही उसकी शादी कर दी थी। वो अपनी ज़िंदगी और कारोबार सेट करने में ऐसा उलझा कि किंजा की तरफ से गाफिल हो गया था और अब यूं अचानक दरान के पाकिस्तान आने और किंजा की हालत के बारे में सुनकर वो बामुश्किल मार्टिन से रब्ता करने में कामयाब हुआ था। मार्टिन ने किसी आदमी के हाथ दरान को पाकिस्तान भेजा था, जिसके साथ किंजा के दस्तखत शुदा कुछ कागजात थे और उसकी चंद तस्वीरें थीं जिसमें वो किसी अस्पताल के बेड पर बीमार हालत में मौजूद थी। कागजात में साफ दर्ज था कि वो दरान को अपनी मर्जी से असफंद के हवाले कर रही है, क्योंकि वो खुद अब उसे पालना नहीं चाहती। मुझे किंजा से बात करनी है, आप मेरी उससे बात तो करवा सकते हैं। फ़ोन रिसीवर का कान लगाए हुए वो मुस्रिब लहजे में गोया हुआ था। दूसरी तरफ मार्टिन खामोश हो गया था। उसका दारान पे ये एहसान इसी पर भारी पड़ रहा था। आप चुप क्यों हैं? कोई जवाब तो दें। वो बात करने की हालत में नहीं है। दारान को तुम तक पहुंचा देने का मतलब यही है कि वो अब इसको मज़ीद संभाल नहीं सकती। आप कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हैं कि वो अमेरिका के किस हॉस्पिटल में है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। इतना एहसान बहुत है कि तुम्हारा बच्चा तुम तक पहुँच गया है। तुम अब मुझसे भी कोई राब्ता नहीं रखना, मार्टिन ने सपाट लहजे में कहा और फ़ोन बंद हो गया था। हेलो हेलो, असफर ने बेचैनी से रिसीवर में कहते हुए फ़ोन के बटन पर हाथ मारा, लेकिन सब बेकार था। फ़ोन बंद हो चुका था। असफर ने फ़ोन वापस रखा और मायूस सूरत बनाए हुए वापस पलटा था। रियाज ने दरान के मुंह को लगाए दूध की बोतल एक तरफ रखी और सवाली निगाहों से असफर की तरफ देखा। दरान लंबी पलकें फूले हुए नर्म गालों पर गिराए गहरी नींद में था। फ़ोन काट दिया इस बदतमीज़ इंसान ने। कम से कम मेरी किंजा से बात तो करवा सकता था, असफर ने दिलकीर लहजे में कहते हुए बालों को हाथों में जकड़ा था। वो यूं दरान को लेकर बेहद परेशान था। दरान की आमद उसकी मतवाज़न रफ्तार में चलती हुई ज़िंदगी में खलल पैदा कर दिया था। घर में इस्मत की तलाक को लेकर पहले ही बहुत परेशानी चल रही थी और अब दरान के ऐसे आमद वो बालों को हाथों में थामे मुस्तरिब खड़ा था। रियाज ने उसे बगौर देखा और फिर सीधा हुआ था। तुम क्यों इतने परेशान होते हो? अगर उसे घर नहीं ले जा सकते हो तो तुम यतीम खाने, बेटा है मेरा। असफर ने दांत पीसकर गुस्से में बात काटी थी। रियाज ने गहरी सांस खारिज की। हाँ तो बेटा है तो फिर ले जाओ उसे घर। सबको सच बता दो। सबको सच बता देने का मतलब पता है क्या है? असफर ने बेहद परेशानी की लकीरें डाले उसकी तरफ देखा था और फिर नर्म से निगाहें दारान पर डाली थी। उसका चेहरा इतना मासूम था कि उसे देखते ही प्यार आ जाए। वो शक्ल उस सूरत में ज़्यादा किंजा पर था। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते। रूबी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो एक ज़िद्दी और मुझे किसी सूरत भी ना बांटने वाली औरत है। मेरी बहनें मेरी वालदा मोहतरमा पर गई हैं, जो किसी भी सूरत मेरी इस तरह दूसरी औरत में से औलाद को पालने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। वो लोग इस मासूम जान को क्या हाल करेंगी तुम नहीं जानते। असफन के खोए से लहजे में साफ परेशानी झलक रही थी। रियाज ने भवेश कही थी, फिर क्या करोगे? ये बहुत ही छोटा है, इसे माँ या किसी औरत की देखभाल की ज़रूरत है। तुम इसे कैसे अकेले संभालोगे? रियाज ने हैरत से सवाल किया था। वो खुद भी गैर शादीशुदा था और इन 2 दिनों में ही दारान को संभालने में उसकी बस हो चुकी थी। मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता इसको। ये किंजा की अमानत है मेरे पास। मुझे यकीन है वो एक दिन ज़रूर इसे वापस लेने आएगी। मैं अपने ही घर वालों को लालच दूंगा। असफर ने आहिस्ते से कहते हुए सर झुका लिया था। लालच? कैसा लालच? मैं सबको कहूँगा कि नवीन भाई का बेटा है और अगर हम इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो नवीन भाई की तमाम जायदाद घर में ही रह जाएगी। वैसे ये एक तरह का इसे सच ही है। मैंने किंजा को डिवोर्स दे दी थी। अब उसे नवीन भाई ही गोद लेने वाले थे। असफर ने हुनूस झुके हुए साथ ही अपने अगले लाही अमल से आगाह किया था। वो जानता था दरान को घर में रखने का अब बस यही एक हल है। वो पुरसोच निगाहें दरान के चेहरे पर जमाए हुए बैठा था और रियाज उसकी बात की तायद में आहिस्ते से सर हिला रहा था। सुर्ख नारंगी लाली डूबते सूरज के गिर्द आसमान को रंग रही थी और शाम के साए फैल रहे थे। बेवरली हिल्स में उतरने वाली ये शाम बहुत ही अजीब थी। अजीब ज़िंदगी के अजीब बदलते रुख हर आने वाले दिन में एक नया इंकशाफ कर रहे थे। उसकी ज़िंदगी के उलझे बाब बरसों बाद सुलझने के लिए और राग पलटने लगे थे। दरांग विला के वसी गेट से दाखिल होते सिया कार की फ्रंट निशस्त पर वो संजीदा चेहरे लिए विराजमान था। दरान मलिक उर्फ दारांग या फिर बासिल, ये उसकी ज़िंदगी थी। अनगिनत गुत्थियों में उलझी, ना समझ आने वाली। वो अस्पताल पहुंचा तो उससे लिपट जाने वाला शख्स वो था जिसके नाम की झूठी शनाख्त लिए वो अपनी असली शनाख्त को खोज में भटक रहा था। वो नवीन मलिक था।
जिसका नाम उसने हमेशा अपनी वल्दियत के खाने में ही देखा था। शियोन के खुफिया जेल में से आज़ाद होने वाले मग़वियों में एक शख्स ऐसा था जिसके शजर नसब ने पूरी एनएफ एजेंसी को हैरान और परेशान कर दिया था। नवीन मलिक इनके होनहार एजेंट बासिल का बाप था, जो पिछले 27 साल से शियोन की जेल की कैद में था। उसका शुमार इन मग़वियों में होता था जो उनके माफिया से बगावत करते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं, या उनकी कोई मालूमात उनके पास होती है। नवीन को 20वीं सदी में होने वाले इस ब्लास्ट में मार देने का सिर्फ ड्रामा रचाया गया था। नवीन के कपड़े पहनाकर किसी और मसीह चेहरे वाले लाश को ब्लास्ट में की आग में फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को तब्दील कर दिया गया था। शियोन की जेल पर ऑपरेशन के बाद नवीन की हालत बहुत ही अबतर थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। उसकी टांगें काम करना छोड़ चुकी थीं। हफ्तों ज़ेरे इलाज रहने के बाद जब उसका बयान लिया गया तो उसकी कहानी, शनाख्त और हकीकत ने सबको दंग कर दिया था, और आज तमाम ज़रूरी कार्रवाई के बाद उसे दरान के हवाले कर दिया गया। गाड़ी दारांग विला के पोर्च में आकर रुकी तो गार्ड ने फ़ौरन ही दरान की तरफ का दरवाज़ा खोला था। वो सियाह कोट में मलबूस संजीदा चेहरा के साथ गाड़ी के बाहर निकला। मुलाजिम हाथ बांधे हुए उसके हुक्म के मुंतज़िर थे। इनको व्हीलचेयर पर अंदर लेकर आओ। दरान ने पास खड़े मुलाजिम को कार की पिछली नशस्त पर हैरत ज़दा बैठे नवीन की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया और ख़ुद कदम लाउंज की तरफ बढ़ा दिए थे। वो कार में बिल्कुल खामोश रहा था। नवीन उसे अगवा कर उसे गौर से देखता रहा, मगर कोई बात नहीं की थी। वो हर चीज़ को, हर जगह को हैरत से देख रहा था, ऐसे जैसे कोई मुर्दा 30 साल बाद जिंदा होकर लौट आए और बदली दुनिया को देखकर दंग रह जाए। लाउंज में दरान पहले से ही असफंद, रूबी, बुरहान और सबरीना को इकट्ठा होने का पैगाम भेज चुका था। दरान के पीछे ही लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे हुए बूढ़े शख्स को देखकर असफंद और रूबी की आंखें कुछ पल के लिए ही चुंदी हुई और फिर फैल गईं। नवीन डुबडुबाई निगाहों से असफंद की तरफ देख रहा था। नवीन भाई? कुछ सकन पलों के बाद असफंद की हैरत ज़दा आवाज़ उभरी थी। नवीन की झुरी ज़दा आंखों में आंसू भरकर सर उस बात में हिलाया था। दरान, ये कैसे? ये तो नवीन भाई हैं, आप जिंदा हैं? असफंद खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात लिए हुए आगे बढ़ा और फिर नवीन की व्हीलचेयर के सामने उसके घुटने थामे बैठ गया था। नवीन ने नकाहत से कांपते हाथ उठाए और असफंद के गाल पर रख दिए। असफंद की आंखों में बेयकीनी थी और नवीन की आंखों में कितने ही सवाल थे जिनको पूछने के लिए वो बेताब था। हाँ, जिंदा हूँ और पिछले 30 साल एक दोजक में अपने गुनाहों की पादाश में सज़ा काटता रहा हूँ। नवीन भाई, वो ब्लास्ट में मिलने वाली लाश मेरी नहीं थी। मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया था और फिर अपनी जेल में बंद कर दिया। नवीन की आवाज़ की लर्ज़िश उसके सालों की अज़ियत की गुमाजी थी। वहाँ मौजूद बाकी नफूस हैरत से आंखें फाड़े हुए सामने के मंजर को देख रहे थे। नवीन मलिक का नाम तो बुरहान और सबरीना ने भी सुन रखा था, लेकिन वो इस वक्त असफन से क्या बात कर रहे थे ये उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। असफी, किंजा कहाँ है? और ये मेरा बेटा है ना? नवीन ने कांपती आवाज़ में पूछा और बूढ़ी चमकती आंखों के साथ दरान की तरफ देखा था। हैरत और बेयकीनी ख़त्म हुई और असफन को देखकर ये एहसास हुआ कि उसे अस्पताल से यहाँ तक लेकर आने वाला ये लड़का यकीनन वही बच्चा था जिसे वो अपना नाम देने वाला था। जी भाई, ये आपका बेटा है, दारान नाम है इसका। असफन ने पुरजोश अंदाज में नवीन के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा था। आंखें नम थीं और लहजे में बेपनाह खुशी झलक रही थी। दरान ने असफन के चेहरे को बगौर देखा। क्या वो नवीन मलिक का बेटा है? तो वो असफन मलिक का बेटा कैसे था? रियाज और असफन की वो गुफ्तगू, वो सब क्या था? दरान के जहन की उलझनें मजीद बढ़ गई थी। पाकिस्तान में जब वो नवीन की तमाम जायदाद के कागजात की खातिर तक वो दूध कर रहा था, उसी दौरान उसने असफंद और उसके पुराने दोस्त रियाज की गुफ्तगू सुनी थी, जिससे उसे ये बात पता चली थी कि वो नवीन की नहीं बल्कि किंजा और असफंद की ही औलाद है। ओप्स, इतना मिस्टीरियस। लेकिन आज नवीन मलिक अपना बेटा क्यों कर कह रहे थे? क्या वो भी ये हकीकत नहीं जानता था कि वो उनका नहीं असफंद का बेटा है? ओफ, उसका दिमाग घूम रहा था। वही मेरा भी दिमाग घूम गया। वो नवीन का बेटा नहीं था। ये बात तो यावर चाचू को भी रियाज के ज़रिए ही पता चली थी, लेकिन बाद में उसे भी उन दोनों की गुफ्तगू से ही पता चला था कि वो असफंद का ही बेटा है, और ऐसा बेटा है जिसे असफंद सबसे छुपाए हुए है। किंजा जैसा है बिल्कुल। मेरे पास आओ बेटे। नवीन ने लब भींचे कर बामुश्किल आंसू रोके और हाथ के इशारे से दारान को अपनी तरफ बुलाया था। मुझे तो आप जैसा भी लगता है, असफंद ने आंसू साफ करते हुए खुशी से कहा था। दारान ट्रांस की हालत में चलता हुआ उनके तक आया था
और इसी तरह नवीन की तरफ झुक गया, जिसने झपट कर उसे सीने से लगा लिया। वो दरान को सीने से लगाए हुए फुट फुट कर रो रहा था। वो पागलों की तरह दरान का माथा, गाल और हाथ चूम रहा था। दरान बस साकिन सांसों के साथ उनकी झुर्री ज़दा चेहरे पर मौजूद शफकत और मोहब्बत को देख रहा था। ये वो शफकत थी, ये वो लम्स था जिसके लिए वो बरसों तरसता रहा था। नवीन उससे खल अलग करते हुए सीधा हुआ और फिर से असफन की तरफ देखा था। असफी, किंजा कहाँ है? उसकी लजगश ज़दा आवाज़ में बेताबी नुमाया थी। वो किंजा की तलाश में निगाहें इर्द गिर्द घुमा रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि असफन 30 साल से यहीं अमेरिका में ही था और किंजा भी यहीं उसके और अपने बेटे के साथ होगी। किंजा, असफन की आवाज़ किसी कोने से आती हुई महसूस हुई। बेइख्तियार वो नवीन से निगाहें चुरा गया। नवीन का जर्द पड़ता चेहरा और हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी थी। वो बेयकीनी से असफन के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। दरान की आवाज़ पर दोनों ने बेसाख्ता ही दरान की तरफ देखा, जो सपाट चेहरा लिए अपनी जगह से उठ रहा था। ये कैसे हुआ सब? क्या अस्पताल का सारा अमला सो रहा था? मार्टिन गुस्से में चिल्लाया तो सामने खड़ा डॉक्टर ने सर झुका लिया था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और परेशानी की लकीरें माथे पर गहरी हो रही थीं। किंजा कल रात हॉस्पिटल से भाग गई थी। मार्टिन हर रात डॉक्टर को पैसे देकर किंजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाता था और फिर उसके साथ ज्यादती करता था। वो ये सब उसके साथ पिछले 5 माह से करता आ रहा था। पहले तो उसने बहुत कोशिश की कि किंजा से उससे मोहब्बत करने लगे, लेकिन वो हर वक्त दारान और नवीन के गम में रोती रहती थी। वो अब उसकी मोहब्बत पाने की जद्दोजहद में थक चुका था। वो किंजा से कभी बेखबर नहीं था। नवीन की मौत और फिर उसका एक बच्चे के साथ अकेले रहना उससे कुछ भी मनफी नहीं था। नवीन की याद में जब किंजा शराब खाने में जाती तो वहाँ भी छुप कर उसे देख रहा होता था। किंजा को नशे पर लगाने वाला कोई और नहीं, वो ही था। वो आखिरकार वो किंजा को पाने में कामयाब हो गया था। वो हुस्न की मलिका जिसने हर बार उसे ठुकराया, उसके बेतहाशा दौलत के बावजूद नवीन जैसे शख्स का इंतखाब किया, आज हर तरह उसके दस्तरस में थी। वो अब भी किंजा से अपना भयानक रूप छुपा कर ही रखता था। रात को उसे नशावर इंजेक्शन देने के बाद वो डॉक्टर के कोर्ट में उसके कमरे में आ जाता था। कल रात भी वो डॉक्टर को पैसे देने के बाद जब उसके कमरे में आया तो किंजा होश में थी। अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान तो नहीं सकी, लेकिन चीखने लगी। उसके चिल्लाने पर वो वहाँ से भाग निकला और आज अस्पताल आने पर पता चला कि वो कल रात ही यहाँ से भाग गई थी। वो अब डॉक्टर से इसी बात की तफ्तीश कर रहा था। हम कुछ नहीं जानते सर। कल रात उनकी हालत तो आप भी जानते हैं। वो सही से बेहोश नहीं हुई थी। आपके जाने के ठीक 15 मिनट बाद वो कमरे से गायब हो गई और अपनी जगह बेहोश नर्स को लिटा गई थी। डॉक्टर उसे सारी कार्रवाई से आगाह कर रहा था और वो पेशानी पर हाथ मसलता परेशान हाल खड़ा हुआ था। ये किसी हॉलीवुड मूवी ही लग रही है। राइटर ने क्या ही लिखा है वैसे। हमने बहुत ही कोशिश की तलाश करने की। दरअसल वो अपना इंजेक्शन नर्स को लगाकर उनका लिबास तब्दील करके यहाँ से निकल गई थी। बहुत बहुत बुरा हुआ। किंजा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। आखिर कैसे रह सकोगी ऐसे? वो दांत पीसते हुए खुद से सरगोशी कर रहा था। किंजा को वो नशे का इतना आदी कर चुका था कि उसे नशे के बिना रहना नामुमकिन था। वो नशे में भी खुद से गाफिल नहीं थी कि खुद के साथ होने वाली ज्यादती और तब्दीलियों को पहचान न सकती। वो हमल से थी, लेकिन यहाँ अस्पताल में उस हालत में उसके साथ ये सब कैसे हो सकता था? यही बात उसे परेशान करने में, और उसने रात को लगने वाले इंजेक्शन को खुद को लगने नहीं दिया बल्कि ज़बरदस्ती नर्स को लगा दिया और उसे बेड के नीचे छुपा दिया। रात को जब मार्टिन डॉक्टर के रूप धार कर उस कमरे में आया तो उस पर सारी हकीकत खुल गई थी। उसके चिल्लाने पर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मार्टिन भी भागने के बाद वो वहाँ नहीं रुकी थी। नर्स को अपनी जगह लिटाकर वो वहाँ से भाग गई थी। वो नीले शफाफ आसमान की तरफ निगाहें उठाए हुई थी। भूरी बेजान आंखें आसमान पर उड़ते परिंदों को देख रही थी। एक कतार में लगे दरख्तों से आगे शफाफ पानी की झील थी और झील के सामने लगे लकड़ी के एक बेंच पर वो बैठी हुई थी, सफ़ेद मैक्सी और ऊपर सफ़ेद गर्म शॉल को कंधों पर डाले हुए, गोद में किताब धरे जिस पर अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे सुनहरी हुर्फ दी होली कुरान सिया जिल्द पर वाज़ा था। उसका सफ़ेद गुदाज हल्की झुर्रियों वाला एक हाथ किताब पर धरा हुआ था। वो किंजा पार्कर थी, एक तवील तकलीफ दे उम्र गुजारने वाली औरत। ना जाने कितनी ही बार उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, अपनी ही बेटी का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी पता नहीं क्यों उससे बेजार नहीं होती थी जिसे वो ज़िंदगी से बेजार थी। उस रात जब वो अस्पताल से भागी वो कुछ नहीं जानती थी वो अब कहाँ जाएगी। दुनिया से भरोसा जैसे उठ गया था। वो छुपती छुपाती एक अनजान शहर में आ गई थी। यहाँ एक छोटे से कैफ़े में मुलाजमत के बाद उसने किराए पर एक घर लिया था। मामूली तनख्वाह पर बामुश्किल वो अपने खाने और नशे को पूरा करती थी और फिर जैसिका इस दुनिया में आई थी। उसके आने के बाद वो अजीब कश्मकश का शिकार हो गई। ना उस बच्ची को फेंक सकती थी और ना ही उसे प्यार कर सकती थी। वो रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी।
इस तरह साल गुजरते गए। जेसिका और उसका नशा एक साथ बड़े हो गए। उसकी हालत बद से बदतर होती गई। एक दिन अचानक जेसिका ने एक बहुत बड़े अस्पताल में भेज दिया। यहाँ आकर सब बदलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आने लगी, लेकिन वो अंदर से पुरसुकून नहीं थी। जैसे जैसे उसका इलाज हुआ वो खुद को संभालने लगी थी। वो सुकून की तलाश में मुख्तलिफ किताबें पढ़ने लगी। उन्हीं किताबों में से एक किताब ने उसे पुरसुकून कर दिया। वो जब भी उसको पढ़ती, रूह पर लगे जख्म बढ़ने लगते थे। वो अब वैसी नहीं रही थी, लेकिन वो अब अल्लाह के सिवा किसी से बात नहीं करती थी, खामोश रहती थी और आसमान को तकती रहती थी। जेसिका के लिए भी उसके दिल से नफरत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके आने पर वो खामोश रहती थी। अब तो एक माह से ऊपर हो गया था, वो भी मिलने नहीं आई थी। किंजा, अकब से आधी आवाज़ पर उसने जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हुए। ये आवाज़, वो कैसे इस आवाज़ को बोल सकती थी? वो हैरत से पलटी और सामने के मंजर को देखकर शर्मंदा रह गई। व्हील चेयर पर बैठा शख्स नवीन था। उसके पीछे एक जवान लड़का खड़ा था, जिसको देखते ही उसके दिल की धड़कनें थम गई थी। किंजा, नवीन ने कांपती आवाज़ से फिर से पुकारा था। वो हैरत से आंखें खोले मुजस्सिम खड़ी थी। क्या वो मर चुकी है? और जिसे अल्लाह ने इस किताब में फरमाया है कि मरने के बाद एक जन्नत है, क्या वो जन्नत में है? लेकिन वो तो मुसलमान नहीं है। बेयकीनी थी, अकल दंग थी, जिसके रोंगटे खड़े थे। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट थी। चश्मे में बूढ़ी होती आंखें पलक नहीं झपक रही थीं। क्या व्हीलचेयर पर बैठा शख्स उसका नवीन था और उसके पीछे खड़ा लड़का उसका बेटा था? वो कांपते वजूद के साथ आगे बढ़ी और बेख्तियार ही व्हीलचेयर के सामने दो जानों बैठ गई थी। कांपते हाथों से नवीन के चेहरे को थाम लिया। वो उसके हर नुकुश को छू रही थी। आंखें अब भी हैरत से फटी हुई थी, पुतलियां साकिन थीं। हाँ, मैं नवीन हूँ, तुम्हारा नवीन। नवीन ने बेख्तियार उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो जैसे सालों बाद मुहर्रक होने वाले मुजस्समे की तरह तड़प कर नवीन के सीने से जा लगी। अजीब लम्हा था, ख्वाब जैसा, मुझसे जैसा। बरसों से बिछड़े वो एक दूसरे से मिल ही गए थे, तो ये वजह थी कि वो आज तक जिंदा थी। अल्लाह उसे ये दिखाना चाहता था कि वो आजमाइश ख़त्म करता है, वो जब चाहे ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। बेशक सब उसके कुन के इख्तियार में है। किंजा, दारान से नहीं मिलोगी? नवीन की सरगोशी पर उसने सर ऊपर उठाया था। एक और खुशी, एक और धचका। हाँ, नवीन के पीछे खड़ा लड़का उसका बेटा था। वो एक झटके से तड़प कर अपनी जगह से उठी, लेकिन इससे पहले कि वो दरान के पास आती, दरान ने व्हील चेयर से हाथों को छोड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वापस पलट गया। दारान, 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 वो चीख रही थी। कुछ दूर खड़ा असफंद, जो ये सारा मंजर देख रहा था, भागता हुआ दरान के पीछे लपका था। ऐसे रोने से क्या होगा? रियाज ने अफसरदा आवाज़ में कहा था। सामने बैठा असफंद नम आंखों को साफ कर रहा था। दरान पे होते जुल्म पर वो अपने एहसास सिर्फ रियाज पर ही जाहिर करता था। आज भी वो उनके घर के मेहमान खाने में बैठा था। नहीं देख सकता उस पर जुल्म। बेटा है मेरा खून। छुप छुप कर रातों को उसको प्यार करता हूँ कि कहीं कोई मुझे देख न ले और किसी को शक न हो जाए। तो सच क्यों नहीं बता देते सबको? सच बता दूंगा तो जो थोड़ा बहुत रहम उस पर करते हैं वो भी नहीं करेंगे। एक तूफान आ जाएगा। मैं रिश्तों में फंस गया हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अब यावर अड़ गया है कि वो रूबी की बहन के साथ शादी नहीं करेगा। असफंद ने पेशानी पर हाथ मसलते हुए अपनी सारी उलझन बयान की थी। बाहर यावर बेदिहानी में मेहमान खाने की तरफ आ रहा था और मेहमान खाने से आती आवाज़ पर कदम वहीं थम गए थे। अगर इन सबको पता चल गया कि वो नवीन का बेटा नहीं है तो? दिसंबर की ठिठुरती रात को और शिकागो की सड़कों पर जमी बर्फ, उस सब अब हर इंसान और इस कायनात की हर चीज़ बेहिस लगती थी। खूंखार बुढ़िए बेहिस बेरहम बुढ़िए डोंट नो। किंजा कांपती हुई फ़ोन बूथ पर दाखिल हुई और रिसीवर को कान से लगाते ही टक टक से बटन दबाते हुए नंबर मिलाया था। कैलिफोर्निया में अस्पताल से भाग आने के बाद शिकागो में आज उसे तीसरा हफ्ता था। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन जब ये पता चला कि उसका हमल अब 4 माह का हो चुका है और उसे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही पड़ेगा, ये सुनते ही उसने खुद को ख़त्म करने की पहली कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। जिस औरत ने उसे चलती ट्रेन के आगे कूदने से बचाया, वो भी उसी की तरह अकेली और बेआसरा थी। उसी के तवसत से उसे एक छोटे से कैफ़े में मुलाजमत मिल गई और रिहाइश का इंतज़ाम भी हो गया था। एक छोटे से कमरे और किचन में मुश्तमिल एक क्वार्टर उसे मुनासिब किराए पर मिल गया था, लेकिन उसकी पेशगी कीमत अदा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मार्टन से वो अब किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं रखना चाहती थी। मार्टन के अलावा कैलिफोर्निया में उसके वाहिद दोस्त एला ही बची थी। एला उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। वो एक साथ बहुत लंबे अरसे तक एक जगह मुलाजमत भी करती रही थी, लेकिन फिर नवीन से शादी के बाद वो एला और मार्टन दोनों से ही कम ही राब्ते में रही थी।
एला के साथ उसकी आखिरी मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी, जब वो मार्टिन के साथ उसकी खबरगीर को आई थी। एला के घर के फ़ोन पर घंटी जा रही थी और वो अपने कोट में समेटती उसके फ़ोन उठाने के मुंतज़िर थी। हेलो, एला की आवाज़ रिसीवर से उभरी थी। किंजा ने जल्दी से खुशक होते लबों को आपस में मिलाया था और फिर मुंह खोला। सफ़ेद भाप मुंह से निकलकर फ़ोन बूथ को शीशों पर चिपक गई। एला, कैसी हो तुम? मैं किंजा बात कर रही हूँ। किंजा सुर्ख नाक, सोजिश ज़दा आंखें और जर्द चेहरा अब कुछ साल पहले वाली किंजा पाकर नहीं रही थी। एक मुरझाए हुए फूल की तरह बेहाल। किंजा, किंजा तुम कहाँ हो? मार्टिन। एला उसकी आवाज़ सुनते ही हैरत ज़दा लहजे में एक ही सांस में तेज़ी से गोया हुई थी। इससे पहले कि वो उसे बताती कि मार्टिन उसे तलाश करता हुआ उसके पास आया था, किंजा ने सराह से उसकी बात काट दी। एला, प्लीज़ मार्टिन को मेरे बारे में कुछ मत बताना। किंजा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। उसके हैरत से किए गए सवाल पर वो रोते हुए खुद पर किए गए जुल्म के बारे में उसे बताती चली गई थी कि कैसे कैसे उसके इलाज के धोखे में ज्यादती का निशाना बनाया गया था और कैसे वो अस्पताल से भागकर यहाँ पहुंची है। ओह, इसीलिए वो कैफ़े में भी कितनी बार चक्कर लगा चुका है और मेरे घर भी आ चुका है। एला, उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना और ना ही इस सारे किस्से के बारे में कुछ बताना। वो डॉक्टर ज़रूर मार्टिन का दोस्त है और मुझे शक है मार्टिन इस सब में शामिल है। बस तुम मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने यहाँ एक घर किराए पर ले लिया है जिसके लिए मुझे अभी पेश की कुछ रकम दरकार है, तो मुझे पैसे भेज दो। मेरी पहली तनख्वाह आते ही मैं तुम्हें ये सारे पैसे लौटा दूंगी। वो बेचारगी से इल्तिजा कर रही थी। बेबसी उसके लहजे से, लज़्ज़िश से साफ जाहिर थी। वो लड़की जिसे नवीन ने अपनी हैसियत से बढ़कर दे रखा था और शहजादियों की तरह रखा था, आज पैसे पैसे की मोहताज थी। एला ने दुख से थूक निकला और गहरी सांस ली थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता बताओ, मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ। शुक्रिया, और याद रखना मार्टिन को मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। लेकिन हाँ, अगर असफन नामी कोई शख्स कभी मुझे ढूंढता हुआ तुम तक पहुंचे तो उसे मेरे बारे में ज़रूर बता देना। एक मोहम सी उम्मीद थी कि असफन कभी उसे तलाश करता हुआ ज़रूर आएगा। ठीक है, परेशान मत हो, मुझे पता लिखवाओ। हाँ, लिखो। बर्फ से ढकते फ़ोन बूथ में वो एला को अपना पता लिखवा रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि असफन तो नहीं, लेकिन 25 साल बाद उसका बेटा उसे तलाश करता हुआ ज़रूर एला तक पहुँचेगा। सिया हुडी और जीन्स में मलबूस, जबड़ों को सख्ती से भींचे हुए सुर्ख चेहरे के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ वो ओल्ड होम की राहदारी को अबूर करता हुआ गेट से बाहर आ चुका था। कदम मन भारी हो रहे थे। पीछे से आती हुई पुकार उसकी माँ थी। दिल में उभरती टीसें आंखों में मिर्चों जैसी जलन पैदा करने लगी थी। सफ़ेद पुतली पर सुर्ख धारियाँ उसकी अंदर होने वाली टूट फूट की उमास थी। वो कदम कदम आगे बढ़ाता हुआ ये जानता था असफंद उसके पीछे है, लेकिन आज वो जब्त की आखिरी सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर चुका था। कितने ही पुराने जख्म हरे हो चुके थे। वो दारांग था या फिर बासिल, लेकिन वो एक बेटा था और वो औरत उसकी माँ। ऐसा बेटा जिसके दिल में महरूमियों के बहुत से जख्म थे और कुछ तो इतने बरस गुजरने के बाद भी नासूर बन चुके थे। दरान, रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो? दरान, मेरी बात सुनो। असफन की बिगड़े तनफ्फुस वाली पुकार उसके अकब से गूंज रही थी। वो जितना तेज चल सकता था चल रहा था। दरान कार के पास पहुंच चुका था। वो लोग यहाँ 2 कारों में ही आए थे। दरान की कार आगे थी और असफन नवीन के हमराह अपनी कार में उसके पीछे था। वो उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने ही आया था और अब किंजा को यूं अपने सामने देखकर जहाँ दिल शिद्दत गम से फट रहा था, वहाँ सारे जख्म भी ताज़ा हो गए थे। वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था और किंजा को तो किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता था। दरान, तुम किंजा से मिले बिना क्यों आ गए? माँ है वो तुम्हारी? असफन की आवाज़ के करीब से आ रही थी। गाड़ी के दरवाजे को खोलते हाथ वहीं थम गए। झुकी पलकें उठाई तो सुर्ख आंखें, भींचे हुए लब समेत पल भर को चुंदी हुई थी। असफन का परेशान हाल अक्स गाड़ी के शीशे में साफ नजर आ रहा था और एक ये शख्स था जिसे वो अपने साथ रखकर खुद को अजियत देता था। इससे रिश्ता अजीब था। बचपन से लेकर अब तक उसकी शख्सियत में वो उलझ जाता था। हर पल जब ये एहसास जागता कि वो उसे बढ़कर गले लगाने वाला है तो वो पलट जाता था। आखिर को वो शख्स इतना बुज़दिल क्यों था? अगर उसके लिए दिल में मोहब्बत थी तो वो जाहिर क्यों नहीं करता था? वो एक झटके से पलटा। जानता हूँ वो मेरी माँ है और ये भी जानता हूँ कि आप मेरे बाप हैं। गुर्राहट में वर्षों से दबी नफरत वाज़ह थी। उसकी भारी आवाज़, तनी हुई कनपटी और मुंह से निकले अल्फाज ने असफन का वजूद मुजस्सिम कर दिया। वो असफन की साकिन आंखों में आंखें डाले हुए बहुत से हिसाब मांग रहा था। दरान को लेकर असफन के ख़दशात सब दुरुस्त से तो वो सब जान चुका था। शक तो यकीन में उसी वक्त बदल गया था जब उसने बताया कि वो जानता है कि किंजा कहाँ है और अब खामोशी से उसके अंदर से फटे लावे को देखने का वक्त था। वो ऐसी माँ जिसने खुद से अलग किया और आपके हवाले कर दिया, और आप ऐसे बाप जिसने छत तो दी लेकिन ना शफकत दी और ना ही अपना नाम।
तुम जानते हो सब? बहुत दूर से आती धीमी सी सरगोशी थी। हाँ, मैं सब जानता हूँ और आज से नहीं, बहुत अरसे से जानता हूँ। आपको अपने साथ रखा सिर्फ इस एहसान के बदले उतारने के लिए जो आपने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक छत देकर किया। वो दांत पीसता हुआ फट पड़ा था। असफन का धुआं धुआं चेहरा और नदामत से ढलती आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो जो किंजा की वकालत के लिए उसके पास आया था, उसके अपने बारे में ख्यालात सुनकर वहीं थम गया था। वो रूबी से नहीं, उससे नफरत करता था। उसने रूबी को नीचा दिखाने के लिए साथ नहीं रखा हुआ था, बल्कि उसकी नफरत ने उसे साथ रखा हुआ था। वो मेरी माँ है तो उनके लिए इतना बहुत है कि उनके इलाज से लेकर अब तक उनका ख्याल रखा। आप मेरे बाप हैं तो आपको यहाँ अपने साथ रखा है, इससे ज़्यादा की तवक्को मुझसे मत करें। वो असफन को नफरत अमीज़ निगाहों से देखता हुआ जहर आलूद जुमले अदा कर रहा था, वो जहर जो बरसों से उसके अंदर कड़वाहट भर रहा था। बेटा, कभी कभी जो सामने नज़र आता है हकीकत वो नहीं होती। हकीकत बहुत ही मुख्तलिफ होती है, ऐसी होती है जिसे हमारी अकल तस्लीम नहीं करती। ये नवीन की आवाज़ थी। दरान के साथ असफन ने भी चौंक कर बाएं तरफ देखा था। व्हील चेयर पर बैठा नवीन और उसके हथले थामे खड़ी किंजा उसी की तरफ देख रहे थे। किंजा के आंसू से भरी आंखें और कपकपाते होठ वो उसे सीने से लगाने को तरस रही थी। दरान बेटा, खुद से ही सब सोच लेने वाले लोग रिश्तों को सिर्फ एक ही रूप देख पाते हैं। आप कुछ नहीं जानते, आपको भी धोखे में ही रखा गया था। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपकी बीवी और आपके इन भाई की गुनाह की निशानी हूँ। दरान ने अपनी तरफ से नवीन पर बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। गुस्सा और महरूमियों की किरचियाँ अब आंखों को मज़ीद सुर्ख कर रही थीं। नहीं बेटा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते। आप किंजा और असफी की नाजायज़ नहीं जायज़ औलाद हो। इन दोनों ने शादी की थी और तुम्हें हम तीनों पूरी खुशी और बाहमी रजामंदी से इस दुनिया में लाए थे। नवीन ने तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। दरान ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। नवीन अब उसे सारी कहानी सुना रहा था और वो हौक बना खड़ा था। तो दरान मलिक, तुम खुद पर कितना जुल्म करते रहे, बिना सब कुछ जाने खुद को अजियत देते रहे, अल्लाह की नेमत इसकी रहमतों से खुद को महरूम रखते रहे। नवीन ने गहरी सांस लेकर माजी की एक अजीब व गरीब कहानी का एहतमाम किया था और दरान की तरफ देखा था। और फिर एक दिन किस्मत के सितम ज़र्फ़ी ने सब उलट पुलट दिया। तुम समझ रहे हो किंजा ने तुम्हें खुद से अलग किया? गलत है ये। तुम समझ रहे हो असफन ने जानबूझकर तुम्हें मोहब्बत, शफकत और नाम नहीं दिया? ये भी गलत है। ओल्ड होम से बाहर आने तक किंजा नवीन को सब बता चुकी थी और असफन भी सफ़र के दौरान उसे दारान के पाकिस्तान आने से लेकर अब तक की मुकम्मल रुदाद सुना चुका था। किंजा को तो ये बताया गया था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रहे। उसकी गलती ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इतनी कि नशे की लत से बाहर नहीं आ सकी। नवीन जानता था कि किंजा इस वक्त कुछ भी बोलने की ताकत में नहीं है, इसीलिए वो उसकी सफाई पेश कर रहा था। दरान तो अभी बेयकीनी से नवीन की तरफ ही देख रहा था जब किंजा व्हील चेयर से हत्थे छोड़कर आगे बढ़ी थी। आंखों से बहते आंसू और तर होते हुए गालों समेत वो दरान के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाली उम्र की इस दहलीज पर भी वो बहुत दिलकश खातून उसकी माँ थी। चमकती आंखों और उसके दिलो दिमाग में दरान की मोहब्बत, वो उनको झुटला कैसे सकता था, जिनके सिर्फ सोच ही नहीं जिस्म का रोआ रोआ दरान के लिए मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, बहुत सज़ा काट चुकी हूँ और सज़ा मत दो। बामुश्किल अल्फाज अदा करते बेसाख्ता दरान को अपने सीने से लगा गई थी, जो बेहिज़्ज़ो हरकत खड़ा था। किंजा उसके गले लगे रो रही थी और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, मत दो सज़ा। वो उसकी माँ थी। वो रोते हुए उसे अपनी सारी बातें बीता बयां सुना रही थी। वो उसे कितना याद करती थी, इसके लिए कितना रोती थी, जबकि वो एक बेजान पुतले की मांद खड़ा हुआ था, हैरान बेयकीन। अभी यकीन आने में वक्त दरकार था। बरसों से ममता के तर से दिल और खुश्क आंखों को नम होने के लिए वक्त दरकार था। जब रिश्ते मुख्तलिस हों और दिलों में बेलौस मोहब्बत हो तो वक्त बहुत जल्द जख्मों को भर देता है। नवीन मुस्कुरा रहा था, जबकि असफंद का धुआं होता हुआ चेहरा और नदामत उसके कंधे से ढलक रही थी। भाई, इतना बड़ा धोखा? दारान नवीन भाई का बेटा नहीं है, तो आप क्यों उसका उनका बेटा बनाकर सबके सामने पेश कर रहे हैं? यावर पेशानी पर अनगिनत बल डाले हुए तोहिश निगाहों से सवाल कर रहा था। नवीन और रियाज की अधूरी गुफ्तगू ने उसे उलझाकर रख दिया था। यावर प्लीज़, मैं पहले ही बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, मुझे मज़ीद मत उलझाओ। वक्त आने पर मैं तुम्हें बाकी की आधी हकीकत भी बता दूंगा। फ़िलहाल तो ये कि दरान नवीन भाई का बेटा नहीं है, लेकिन उनकी बीवी का बेटा है। असफन के बेरब्त जुमले और उलझी सी बात पर यावर ने झुंझलाकर कुछ कहना चाहा तो असफन ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो बार बार चोर निगाहों से ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। तुम प्लीज़ सोनी के साथ शादी करने से इनकार मत करो, उससे शादी कर लो। दरान का सारा खर्च मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस सबसे ये कहना कि ये तुम कर रहे हो।
अभी मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुम दरान का सब कुछ अपना काबू में कर लो। रूबी पहले से ही दरान को लेकर बहुत मशकूक रहती है। मैं नहीं चाहता मेरा और तुम्हारा घर खराब हो। यावर ने आज से पहले ही अश्वंत को कभी इतना बेबस नहीं देखा था। उसने चंद सेकंड की खामोशी के बाद गहरी सांस खारिज की और सर को इस बात में हिला दिया था। रोशन सुबह बेवरली हिल्स की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। दरान विला में कितने बरस के बाद ऐसे खानदान का ऐसे जानदार दिन का आगाज़ हुआ था। बहुत सी आवाज़ें और कहकहों के जलतरंग डाइनिंग हॉल से लेकर लाउंज में गूंज रहे थे। डाइनिंग हॉल में मेज़ पर आज दरान मौजूद था। धुला चेहरा सफ़ेद शर्ट में जच रहा था। चमकते मुस्कुराते चेहरे और बरसों के बिछड़े रिश्ते एक होकर बैठे थे। जैसिका किंजा के साथ वाली नशस्त पर बैठी थी। वो भी कल रात से ही यहाँ आ गई थी। दरान के साथ साथ उसे भी अब जाकर माँ मिली थी। किंजा ने अपने दोनों बच्चों से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगी और सीने से लगा लिया था। इस वक्त नवीन, अनिल, दरान और जुएरिया सब एक साथ ही नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ये सारा एहतमाम जुएरिया के मरहून मिन्नत ही था। रोजीन के साथ मिलकर उसने खुद नाश्ता तैयार किया था और अब वही सबको उनके कमरों से निकाल कर लाई थी। बस अब रूबी, अश्वंत, सबरीना और बुरहान का इंतजार था। सुर्ख मैक्सी में मलबूस वो मुस्कुराती हुई दरान के बगल में बैठी बार बार उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर सरशार हो रही थी। वो सबके साथ यूं मुस्कुराता हुआ उसे भी पुरसुकून कर रहा था। तुम रूबी हो ना? किंजा की पुरजोश आवाज़ पर सब ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा था। रूबी, बुरहान, सबरीना और फन शर्मिंदा डाइनिंग हॉल के दाखिली दरवाजे में खड़े थे। किंजा खुशदिली से अपनी जगह से उठी और रूबी की तरफ बढ़ी थी। वो रात को जब दरान विला पहुंचे थे बहुत देर हो चुकी थी और रात को किंजा जैसिका और दरान के साथ अपने कमरे में चली गई थी। खुशदिली से मुस्कुराते हुए चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वो रूबी के सामने खड़ी थी, जिसके उतरे चेहरे से बेनियाजी उसने पुरजोश होकर उसके हाथों को अपने हाथ में लिया था। मैं तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हूँ रूबी। तुमने मेरे बेटे की परवरिश की, उसे एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाया। किंजा अंग्रेज़ी ज़बान में से शाइस्तगी से उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। ये वो हाथ हैं जिनसे कभी तुमने मेरे छोटे से दारान को खाना खिलाया होगा, उसको सहलाया होगा। किंजा ने उसके दोनों हाथों को ऊपर किया और अकीदत से लबों से लगाया था। रूबी ने सटपटाकर निगाहें चुराई। कितने ही मंजर निगाहों के सामने गुजर गए। उसने इन हाथों से दरान को खाना तो कभी नहीं खिलाया था। हाँ, अलबत्ता उस मासूम के गालों पर तमाचे ज़रूर लगाए थे। उसकी माँ जो आज अकीदत से उसके हाथ चूम रही थी, अगर कहें उसे ये पता चल जाए कि वो क्या सलूक करती थी उसके छोटे से दारान के साथ, तो हाथ पकड़कर इस घर से बाहर धक्का दे देगी। कितने सफाक होते हैं हम लोग, यतीम बच्चों के साथ बिना किसी खौफ के बुरा सलूक कर जाते हैं और ये बात क्यों भूल जाते हैं कि चाहे इस दुनिया में नहीं, लेकिन क्या पता रोज़े क़यामत अल्लाह उन मासूम बच्चों के वालिदैन से हमारा सामना करा दे और वो हमारा गिरेबान थाम कर अपने जिगर गोशों पर किए गए जुल्म का सवाल करने लगे। रूबी की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनाहट दौड़ गई थी। एक पल को लगा अगर यहाँ किंजा का गिरेबान थामे खड़ी होती और उससे दरान पर किए गए हर जुल्म का हिसाब मांग रही होती तो कैसा मंजर होता। एक लम्हे के लिए दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चाहूँ भी तो नहीं उतार सकती। दरान आज जिस मुकाम पर है शायद मेरी तरबियत से कभी नहीं पहुँच पाता। किंजा शुक्रगुजार लहजे में उसके हाथ थामे खड़ी थी। रूबी ने धुआं चेहरा मजीद झुकाया और फिर एकदम से ऊपर उठाया था। मुझे माफ़ कर दो किंजा, जो सब तुम समझ रही हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इतनी ज़र्फ वाली औरत नहीं थी। मैंने बहुत दुख और तकलीफ़ दी तुम्हारे बेटे को। नदामत भरा लहजा और शर्मिंदगी से ढलकती पलकें। किंजा ने मुस्कुराते चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे थे। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने फिर से रूबी का हाथों को थामा था। ऐसा मत कहो रूबी, मेरे दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत और मकाम है। एक माँ के लिए एक बेटे के दुख देखभाल करने वाली औरत से बढ़कर और कौन सी औरत अजीम हो सकती है। अश्वंत, तुम लोग कहीं जा रहे हो? नवीन ने मुजस्सिस लहजे में इस्तफसार किया तो सबकी निगाहें एक साथ ही कुछ दूर रखे बैग्स पर पड़ी जो मुलाजिम रख कर पलट रहे थे। हाँ भाई, अश्वंत ने आहिस्तगी से जवाब दिया था। लहजा और चेहरा दोनों ही नदामत की बोझ से गमज़न थे। नवीन समेत सबके चेहरों पर हैरत उभरी। बुरहान और सबरीना भी खामोश खड़े हुए थे। वो लोग इन सब के साथ नाश्ता करने नहीं आए थे। वो तो बैग बांधे और दरांग विला से जा रहे थे। लेकिन क्यों? हम दोनों से ज़्यादा तुम दोनों का हक है दरान पर। ऐसे कैसे छोड़कर जा रहे हो? नहीं भाई, हमने दरान को हमेशा तकलीफ़ों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया है। मैं बाप होते हुए भी इस पर होते जुल्म पर खामोश इख्तियार करता रहा था। खुद गर्ज बना रहा, अपनी बीवी से डरता रहा। आसमान सर झुकाए हुए नदामत से अपनी कोताहियों का एतराफ़ कर रहा था। दरान ने लब भींचकर मेज़ के सहारे को छोड़कर कुर्सी की पुर्ज से टेक लगाई थी। जुएरिया मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। जानता था वो अब क्या चाहती है। कल सारी रात भी वो उसे यही सब समझाती रही थी। वो अब जुएरिया की तरफ भी नहीं देख रहा था। अनिल फ़ौरन ही अपनी जगह से उठ चुका था।
दरान की मेरे लिए नफ़रत बजा है। अब मज़ीद हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका है। मैं नहीं चाहता हम तीनों को देखकर वो अब भी अपने कड़वे माजी को याद करता रहे। सब लोग हम तन गोश थे और असफन की नदामत भरी आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। सब लोग अब बारी बारी दरान की तरफ देख रहे थे, जो सपाट चेहरा लिए हुए पलके गिराए हुए बैठा था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अब लबों से गायब थी। हमने उसे क्या देना था जितना उसने हमें इन पिछले सालों में दिया है। मेरी बीवी और बेटे ने तो अब तक उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियों का इजाफा किया है। असफर ने बात मुकम्मल की और फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए रुख मोड़ा था। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, दरान की आवाज़ ने कदम रोक दिए थे। वो अपनी जगह से उठकर चलता हुआ असफर के सामने आ खड़ा हुआ। सब कुछ कह गए आप, अपने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए, मेरी ज़िंदगी से भी निकलने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझे गले लगाकर बेटा नहीं कहा। हाय प्लीज़ यार, एक यही इसकी बस चाहत है, पूरी कर दो भाई। असफन ने नदामत से झुका सर चौंक कर ऊपर उठाया था। दरान के लहजे में ना तो नफ़रत थी, ना ही तल्खी, हाँ हल्की सी नमी और शिकवा ज़रूर था। मैं तो बरसों से इस पल के इंतज़ार में ही रहा कि कब आप वो करने की हिम्मत करेंगे जो आप सोचते हैं। असफन के हैरान चेहरे पर निगाहें जमाए हुए कहता वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया तो असफन ने बेसाख्ता ही उसे अपने बाहों में भींच लिया था। कितनी ही आंखें एक साथ नम हुई थी और लब मुस्कुरा उठे थे। असफन आज अपने बरसों के प्यार को उस पर लुटा रहा था। कभी उसके हाथ चूम रहा था तो कभी उसका माथा। सुर्ख लिबास में मलबूस वो नम आंखों से कोनों को साफ करती एक गहरी सांस ले गई थी। ये था वो दरान जिसको देखने के लिए बरसों पहले उसने ख्वाब देखा था, एक मुकम्मल और नॉर्मल इंसान। कहीं नहीं जा रहे हैं आप, और ना ही आपकी फैमिली। दरांग विला सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी घर है, वो असफन के सीने से लगा कह रहा था और असफन नम आंखें बंद किए हुए जज्बस के आलम में मुस्कुरा उठे। तारों से भरे आसमान तले दरांग विला के लॉन में दिलकश समा था। दो तकरीबात एक साथ थी, नवीन और किंजा का निकाह, साथ अनिल और जैसिका की निस्बत। अनिल जैसिका से शादी पाकिस्तान जाकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर करना चाहता था, इसीलिए यहाँ सिर्फ निस्बत तय की थी। किंजा पार्कर ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लामी नाम किंजा रखा था। मतलब जब से क्या नाम था, मैं तो किंजा ही पढ़ रही हूँ। रूबी, असफन, सबरीना, बुरहान सबके साथ हंसते मुस्कुराते दिलों की कदूरतें मुकम्मल ख़त्म कर चुके थे। खुलते मुस्कुराते चेहरे नफरतों और हसद से पाक थे। अनिल सिया सूट में मलबूस भरपूर मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए कुछ दूर खड़ी जैसिका को मोहब्बत से देख रहा था, जो किसी को अपने हाथ में मौजूद निस्बत की अंगूठी दिखाते हुए हंस रही थी। चांदी रंग झिलमिलाती मैक्सी में वो बेहद हसीन लग रही थी। वो यूं ही मोहब्बत पाश निगाहों में जैसिका का सरापा निगाहों में समोए मुस्कुरा रहा था, जब अचानक ही कान के पास दरान की रूपदार आवाज़ उभरी। पता है ना कौन है वो? उसका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता रहना चाहिए। है वो जो जैसिका को मोहब्बत से देखने में मगन था, सटपटाकर पलटा। दरान मुस्कुराहट दबाए ज्वेरिया के साथ उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। ज्वेरिया भी लबों पर हाथ रखे शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो दोनों शायद काफ़ी देर से उसके पीछे खड़े उसको देख रहे थे। अनिल झेप कर खजल हुआ। दरान सियाह कुर्ते में मलबूस था तो वो नीली साड़ी में नफासत से तैयार उसके साथ खड़ी जच रही थी। अनिल ने अपनी कैफियत पर काबू पाकर मसनूई संजीदगी तारी की और फौरन ही ज्वेरिया की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है ये कौन है? इसका चेहरा भी ऐसे ही मुस्कुराता रहना चाहिए। अनिल ने तरकी बतरकी जवाब पर ज्वेरिया खिलखिला उठी थी, जबकि दरान ने मसनूई तेवरी चढ़ाई थी। टांग ऊपर रखने के लिए फ़ौरन मेरी बीवी को बहन बना लिया। वाह फ़ौरन नहीं बनाया, मेरी बिल्डिंग में रहने वाली हर लड़की मेरी बहन ही थी। आय हाय, ये कुछ डायलॉग है जिसके बिना पर मैंने नॉवेल रीड किया है। फाइनली मैं इंतज़ार कर रही थी कब कहेगा भाई अनिल की मेरी बहन ही थी। और ज्वेरिया तो वैसे भी बहुत ख़ास है क्योंकि वो मेरे जिगर की बीवी है। आहा। अनिल ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा और आंख को दबाया था। मैं इन इमोशनल डायलॉग से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, इसे क्या रिश्ता है इसके साथ मेरा? दरान ने ठोड़ी पर हाथ रखे भवे उचकाकर ज्वेरिया की तरफ देखा, जो इन दोनों के बातों से लुत्फ उठाती हंस रही थी। साला लगे आप अनिल भाई के रिश्ता है या गाली? दरान ने एक आईब्रो चढ़ाए हुए पूछा तो ज्वेरिया के साथ अनिल भी भरपूर कह के लगाया गया था। रिश्ता ही है, ज्वेरिया ने बामुश्किल हंसी पर काबू पाकर जवाब दिया था। दरान ने लब खींचकर मसनूई संजीदगी तारी की थी। तो अनिल यूसुफ जी, बचपन में तुम्हारे मार से बचाने का ये वाहिद नुकसान हुआ मुझे कि तुम आज मेरी बहन के शौहर और मैं तुम्हारा साला बन गया। रिश्ता कोई भी हो, तुम मेरे दरान हो हमेशा से और रहोगे। कोई साले बहनों वाला टिपिकल रिलेशन नहीं होगा।
वैसे भी तुम्हारी बहन के लिए तो मैं अब भी पिए ही हूँ तुम्हारा। अनिल की बात पर तीनों का ये जानदार कहकहा फिजा में गूंजा था। जैसे कभी मुस्कुराती हुई पास आ चुकी थी। उर्दू में बात मत किया करें, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। भाभी, क्या ये मेरे खिलाफ बात कर रहे थे? हाँ हाँ जैसिका ने खफगी से मुंह फुलाए हुए ज्वेरिया से सवाल किया तो दरान और अनिल तो हंसने लगे, जबकि ज्वेरिया ने नफी में सर हिलाते हुए मोहब्बत से जैसिका को पुचकारा था। सब एक साथ हंस दिए थे। लॉन के पुरसुकून माहौल में दरान की आवाज़ में गूंजती कुरान की तिलावत खुलती शाम को फिसुखेज बना रही थी। दरान आंखें बंद किए हुए सूरत रहमान की आयत की तिलावत कर रहा था और सामने की दो नशस्तों पर किंजा और ज्वेरिया सलीके से स्कार्फ लिए दूल्हे शफाफ चेहरों के साथ बैठी उसे गौर से सुन रही थी। पिछले 6 माह से वो दोनों दरान से कुरान की तिलावत और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीख रही थी और आज शाम भी दोनों ने दरान को फारिग देखकर काबू में कर लिया था। दरान ने आयत ख़त्म करने के बाद आंखें खोलीं और किंजा की तरफ देखा था। उन्होंने इसी आयत की तिलावत बहुत खूबसूरती से की थी। दरान ने गर्दन घुमाकर ज्वेरिया की तरफ रुख किया। उसने गला साफ किया और आयत की तिलावत शुरू की थी। दरान की पेशानी पर शिकने नामुदार हुई और चेहरे जाविया गुस्से के तासुरात में तब्दील हो गए थे। वो तीसरी बार वही गलती दोहरा रही थी, एक मखसूस लफ्ज़ की अदायगी पर। अगर वो हर बार वही गलती कर रही थी, फिर वही गलती। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मम्मा की तरह अदा करो जैसे वो कर रही हैं। दरान ने उससे इस दफ़ा डपट कर कहा था तो वो जो अहमक से तिलावत कर रही थी सहम कर रुकी और फिर रूहानी सूरत बनाए हुए उसकी तरफ देखा जो गुस्से से पेशानी पर बल डाले उसे डांट रहा था। दरान, डांटे मत, कोशिश तो कर रही हूँ। खाक कोशिश कर रही हो? 1 घंटा हो गया है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होने की ही नहीं दे रहा। दरान, आराम से बात करो। किंजा ने दरान की सख्ती को देखते हुए घूर कर तनबिया की थी। ज्वेरिया ये एकदम से अपनी जगह से उठी। मामा, आप पढ़ लें, मुझे इनसे नहीं पढ़ना, मैं कल से आपसे पढ़ूंगी। भारी होती आवाज़ से कहकर वो बिना दरान की तरफ देखे हुए कुरान को सीने से लगाए हुए आगे बढ़ी, जबकि वो दोनों हाथों को हवा में उठाए गहरी सांस लेकर कुर्सी के बुर से टेक लगा गया। दरान, ये गलत है बेटा, पढ़ाते हुए गुस्सा कंट्रोल में रखा करो। चलो, मैं भी जा रही हूँ, तुम मनाओ जाकर उसे। किंजा खफगी से घूरती हुई अपनी जगह से उठी। दरान ने एक आंख बंद किए हुए चेहरे का जावे बदला था। मुझे मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ, वो इसलिए कि वो कभी नाराज़ नहीं होती, बहुत अच्छी लड़की है और तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे लापरवाह। उठो और फ़ौरन जाओ उसे मनाओ। किंजा सही कह रही थी, उसने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और अब खुद भी एहसास हो रहा था। आमतौर पर वो उसके यूं डांट देने और कभी कभार गुस्सा करने पर नाराज़ नहीं होती थी, लेकिन कभी हो भी जाती थी। आप बहुत इमोशनल कर रही हैं। ओके, जा रहा हूँ मनाने। दरान एक झटके से कुर्सी के बाजू पर वज़न डाले अपनी जगह से उठा तो किंजा सर को तासुफ में हिलाती हुई मुस्कुरा दी थी। दरान जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ तो जो बेड क्राउन से टेक लगाए हुए अपने मखसूस जगह पर रोहासी बैठी हुई थी, फ़ौरन गुस्से से साइड मेज से किताब उठाकर गोद में धर ली थी। उसकी खफा से अंदाज पर वो मुस्कुराहट दबाता हुआ चंद सेकंड में ही उसके सर पर खड़ा था। कुछ पल उसकी मांग को घूरते रहने के बाद उसके सामने विराजमान हुआ और हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में खुली किताब बंद कर दी। ज्वेरिया ने गुस्से से लब भींचे और फिर से किताब खोल ली। दरान ने फिर से बंद की तो उसने गुस्से से चेहरा ऊपर उठाया। क्या है तो बहुत प्यार, लेकिन क्या तुम इसे ऐसे बात करोगी मुझसे? आप चाहे जैसे भी बात करें। खफा लहजे में हल्की सी लज़्ज़िश उभरी थी। मैं तो शुरू से ही ऐसा ही हूँ, तुम्हें ऐसे ही दरान से प्यार हुआ था, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं थी। दरान ने मोहब्बत से उसके खफा चेहरे को थोड़ी से पकड़कर सीधा किया। बड़ी बड़ी सी आंखों में चमकते आंसू दिल महसूस गए। कुरान पढ़ाते हुए मत डांटा करें, बड़े नाज से कहा और उसके गाल को छूते हुए खफगी से नीचे किया था। ठीक है, नहीं डांटा करूँगा, इसकी जगह सज़ा दे दिया करूँगा, ठीक है? दरान शरारत से कहता हुआ करीब हुआ तो वो कंधे पर हाथ रखे पीछे करते हुए मुस्कुरा दी। जी नहीं, ये बात गलत है, दोनों में से एक काम तो होगा। डांट नहीं सह सकती हो तो फिर सज़ा। दरान ने मोहब्बत से मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा तो वो पल भर में खफी बुलाए हुए मुस्कुरा दी थी। बस इतना सा नाराज़ ही तो हो पाती थी वो। दरान विला के लॉन में 4 साला हाला के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वह अपने घुटने के बहते खून को देखकर भल भल आंसू बहा रही थी। वो साइकिल से नीचे गिरकर घुटने पर चोट लगवा चुकी थी। करीब बैठी ज्वेरिया उसके आंसू साफ करते हुए मुसलसल उसे समझा रही थी। 6 साला हदीद दरान उसके करीब खड़ा था और स्विमिंग पूल के पास दरान लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। हाला बेटे, बहुत मामूली चोट है, रोते नहीं हैं, बहादुर बनो। रोते तो लड़के नहीं मामा, लड़कियां तो हर बात पर रोती हैं, इसीलिए लड़के बहादुर होते हैं, ये बहादुर नहीं बन सकती।
पास खड़े हदीद की बात पर जुवेरिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। माथे पर बल डाले सवाल किया, आपको किसने ये बात सिखाई बेटे? असफन दादा, नवीन दादा सब यही कहते हैं, लड़के नहीं रोते, वो बहादुर होते हैं, सिर्फ लड़कियां रोती हैं। गलत, बिल्कुल गलत, लड़के भी रोते हैं, उनको भी रोना आ सकता है। लड़कों की बहादुरी ना रोने में नहीं बल्कि किसी को ना रुलाने में है। वाह, कितनी अच्छी बात है। किसी कमज़ोर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि किसी भी लड़की की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आए। असल बहादुरी यही है। जुवेरिया ने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की तो हदीद ने उलझकर उंगली गाल पर रख ली। मामा, सबसे बहादुर तो मेरे बाबा हैं, क्या वो भी रोए हैं कभी? हाँ भाई हाँ, बाबा भी रोए थे। कब मामा? जब उनकी वजह से मामा की आंखों में आंसू आए थे। वो मोहब्बत से समझाते हुए मुस्कुरा दी, जबकि हदीद चमकती आंखों के साथ सर को इस बात में हिला गया था। उसके लिए बहादुरी अब ना रोने में नहीं, ना रुलाने में थी। इसके मोबाइल की घंटी पर वो फ़ोन कान से लगाती हुई अपनी जगह से उठी, जबकि हदीद अब अपनी बहन के आंसू साफ कर रहा था। हेलो। फ़ोन कान से लगाए वो एक तरफ हुई। नंबर देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि फ़ोन कहाँ से आया था। मिसेस बासिल, अगले मिशन के लिए बासिल ने आपको साथ लाने से मना कर दिया है। फ़ोन से भारी आवाज़ उभरी। जुवेरिया ने आंखों को सुकेड़कर दूर लैपटॉप पर काम करते हुए दरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई थी। चलें, फिर उनसे मुलाकात मिशन पर ही होगी। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। और नावल का नेम है बासिल, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे। बासिल बाय हुमा वकास। और बहुत ही शानदार नावल है। लाइक पिछले 1 साल से ये नावल मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ था कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और अभी भी 2 नावल और हैं जो मुझे रीड लाजमी करने हैं, मगर लॉन्ग ही नावल हैं और आप लोगों का रिस्पांस लॉन्ग नावल में बहुत ही बेकार होता है, इसलिए दिल नहीं चाहता। और अभी मैंने एक और लॉन्ग नावल रीड किया है जिसको मैंने अपने कैप्चर भी किया है। स्टार्टिंग कैप्चर कर ली है, मगर बाद में जाके वो नावल बोल्ड हो गया है, तो शायद मैं आगे नहीं डालूँ, सिर्फ एक ही पार्ट डालूँगी। मगर नावल बढ़िया है, आप लोग रीड कर लेना, मज़ेदार है। उसमें हन्नान मेरा फेवरेट है और यासिर, और आप लोग उसको ज़रूर रीड करिएगा। और ये नावल कैसा लगा इसका रिव्यू मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिशी, आप मुझे लाजमी इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपको नावल कैसा लगा। और अगर कोई भी किसी की रिकमेंडेशन हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, नावल नेम प्लस राइटर नेम। बस नावल बोल्ड नहीं हो, क्योंकि जो मैंने अभी नावल रीड किया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि मैंने एक ही कैप्चर किया है, एक ही एपी, तो वो मैंने जैसे पढ़ा तो वो बोल्ड है। स्टार्टिंग बोल्ड नहीं है, स्टार्टिंग मैंने रीड कर ली, बट आगे का मैं शायद रीड नहीं कर पाऊँ। आप लोग रीड कर लेना, वो भी किसी ने मुझे रिकमेंड ही किया था। नावल अच्छा है, बस थोड़ा बोल्ड है, इसलिए मैं रीड नहीं करूँगी। चलिए मिलते हैं, शायद मैं वही नावल अपलोड करूँ अब, या फिर अब शॉर्ट नावल्स आएंगे। आपको जैसे भी रिव्यू हो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि लॉन्ग नावल पे आपका रिस्पांस वैसे बहुत ख़राब होता है और मुझे लॉन्ग नावल्स ही पसंद हैं। चलिए मिलते हैं अब दूसरे नावल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।